नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर है एनजीक्यूपी का ही क्वेश्चन पेपर है, इसी को आज मैं सोल्व करवा रहा हूँ। कल आपका पेपर भी लगा हुआ है तो सभी विद्यार्थी सोल्व मॉडल पेपर को देख के जाएंगे। और एक इसकी ऑलरेडी मैंने क्लास करा रखी है जो कि मॉडल पेपर की ही है, तो दोनों क्लास यदि आप अटेंड करके देख जाते हो, सभी प्रश्नों को रट के जाते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका पूरा का पूरा पेपर 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, नहीं दो क्लास के माध्यम से। अन्य कोई भी क्लास आपको इसके अलावा देखने की बिल्कुल भी आपको जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों वगैरह के पास, जिससे सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख ले, जो कि कल यही आपका पेपर छपने वाला है। कल पेपर आपका एंशिएंट हिस्ट्री का भी लगा हुआ है, तो ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर में लेके आया हुआ हूँ। इसके जस्ट बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री का भी पेपर हम सोल्व करवा रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री वाले भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, उसका भी वीडियो आज ही आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ से हम पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका मेडिवल हिस्ट्री का है। इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 AD से लेकर 1950 AD आपको इसमें पढ़ना है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का जो है आपको जीत कर आ जाएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें बच्चों जो है सेक्शन ए में जो कि वेरी शॉर्ट एंड स्वीट आपके क्वेश्चन रहते हैं, इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, चलिएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक महालवाड़ी व्यवस्था, हम दोनों के बारे में समझेंगे। उसके बाद है लॉर्ड रिट जो कि लिंटन कौन थे, लॉर्ड लिंटन कौन थे और इनका जो है कार्य कौन कौन से हैं, इनको भी हम समझेंगे। उसके बाद है टीपू सुल्तान के बारे में समझेंगे, इनकी उपलब्धियां क्या है। और श्री रंगपट्टनम की जो है संधि क्या है, जिसको हम समझेंगे। उसके बाद है दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, इनके जो सामाजिक कार्य इन्होंने किए हैं, इनको भी हम यहाँ से कराएंगे। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था कि महलवाड़ी ये पद्धति क्या है, ये प्रणाली क्या है, ये व्यवस्था क्या है। तो ये जो है ब्रिटिश भारत की एक भू राजस्व प्रणाली है। भू राजस्व प्रणाली का मतलब ये होता है जिसमें जो है गांव राजस्व जो है इकाई होता था और गांव का जो मुखिया होता था जिसको हम लंबरदार कहते हैं। तो एक जो है ब्रिटिश शासन के समय एक व्यवस्था बनाई गई थी। गांव का जो मुखिया होता है, जो लंबरदार होता था, तो एक गांव का उस समय जो ब्रिटिश शासन थे, जो वहाँ के जो कह सकते जो शासन करते थे ब्रिटिश लोग भारत पे, तो उन्होंने जो है एक व्यवस्था बना दी थी महलवाड़ी व्यवस्था। वे जो है गांव का एक मुखिया बनाते थे और जो मुखिया होता था वो जो है सबसे जो है जो जमीन होती थी, जो कह सकते उससे जो है टैक्स सभी से वसूलता था, गांव भर के लोगों से, और फिर टैक्स वसूल कर सरकार को देता था। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जो है राजस्व इकाई होता था, जो कि जो वहाँ का जिसमें गांव जो है राजस्व इकाई होता था, और गांव का जो मुखिया होता था जिसको हम लंबरदार कहते हैं, ये समुदाय की ओर से किसानों से कर वसूलता था, मतलब टैक्स वसूलता था, जिससे जो है गांव का भुगतान के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता था। ठीक है, मतलब जो है जो टैक्स जो वसूलता था किसानों से, ठीक है, जो लंबादार होता था, गांव का जो मुखिया होता था, किसानों से टैक्स वसूल कर किसको देता था भैया, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको देता था। और जो है 1822 में होल्ट मैकेजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी इस प्रणाली का। और जो है उत्तर पश्चिमी प्रांतों जिसमें पंजाब गंगा घाटी जैसे क्षेत्रों में जो इसको लागू किया गया था। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से ये तो आपकी थी महलवाड़ी व्यवस्था। अब यहाँ से रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है बच्चों, तो रैयतवाड़ी भी व्यवस्था ठीक उसी प्रकार से है। ये भी जो है ब्रिटिश काल के एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसे जो है 1820 के दशक में थॉमस मुनरो, इसको जो है थॉमस मुनरो के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। या जो है मद्रास, मुंबई, असम जैसे क्षेत्रों में जो लागू किया गया था, जिसमें जमींदार बिचौलिया को हटाकर, मतलब जो है उसमें क्या था, महलवाड़ी व्यवस्था क्या था, मैंने आपको बताया कि गांव का एक मुखिया होता था, उसको बनाया जाता था, जो किसानों से टैक्स वसूल कर देता था ब्रिटिश अधिकारियों को, या फिर कह सकते हो सरकार को देता था। जबकि इसमें क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसानों से टैक्स लिया जाता था। इसमें क्या है, जमींदार बिचौलिया को हटाकर सीधे किसानों, ये मतलब जो है रैयतों से लगान मतलब टैक्स जो है वसूला जाता था, और किसानों को जो जमीन का मालिक जो है माना जाता था।
और वे जो है जमीन खरीद और जो है बेच सकते थे, लेकिन लगान ना चुकाने पर उनकी जो भूमि थी, उनकी जमीन थी, उसको जब्त कर ली जाती थी। मतलब जो है जो किसान लगान नहीं दे पाते थे, टैक्स नहीं दे पाते थे, उनकी जमीन थी उसको जब्त कर लिया जाता था, और जिससे जो है किसानों पर भारी बोझ जो है पड़ता था और साहूकारों की जो समस्या थी ये बढ़ती थी। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन कौन थे, तो लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 1880 तक के भारत के वायसराय रहे हैं, और उन्होंने साम्राज्यवादी सोच रखने वाला और ब्रिटिश भारत के सबसे प्रतिक्रियावादी गवर्नरों में से जो है कि इनको माना जाता था, जिनका उद्देश्य जो है उभरते भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलना था। अब इनके जो है बहुत सारी इनकी नीतियां थी, इनकी दमनकारी इनके कार्य थे, वो भी हम समझेंगे। जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था। इस कानून में भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो अखबार थी उसकी स्वतंत्रता को जो है कुचल दिया था। मतलब जो है इन्होंने जो भारतीय भाषा थी हमारी, उसमें पहले अखबार जो कि छापे जाते थे, तो उनको जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया। भारतीय भाषा में अब अखबार नहीं छाप सकते थे, ऐसे कानून इन्होंने लाया। और साथ ही इसके तहत सरकार को किसी भी अखबार को चेतावनी देने, जमानत जब्त करने और जो है छापा खाना जब्त करने का अधिकार था, जिससे जो है असंतोष की आवाज़ जो है दबाई गई। उसके बाद है शस्त्र जो है अधिनियम, जो कि 1878 में इन्होंने लागू किया। इसने जो है भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना, बेचना एक आपराधिक जुर्म जो है बना दिया, जबकि अंग्रेजों को छूट थी, जिससे नस्ली भेदभाव की भावना जो उत्पन्न हुई। मतलब जो है इन्होंने एक कानून लाया लॉर्ड लिटन ने, ये जो है मतलब जो है कोई भी भारतीय ना तो कोई हथियार रख सकता था, ना तो लाइसेंस ले सकता था। ठीक है, यदि किसी को पकड़ा जाता था हथियारों के साथ में, बंदूकों के साथ में, गोला बारूदों के साथ में, तो उसको जो है अपराधी घोषित किया जाता था, उस पर कह सकते जुर्माना लगाया जाता था। जबकि अंग्रेज जो थे उनके लिए कोई भी ऐसी जो है नियम कानून नहीं था। अंग्रेज लोग जो है कोई भी रख सकते थे, हथियार रख सकते थे, लाइसेंस का ले सकते थे, कोई भी उनको दिक्कत नहीं थी। ये केवल भारतीय के ऊपर जो है लगाई गई थी। ठीक है, उसके बाद है सिविल सेवा आयु सीमा में कमी। तो भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु जो है 21 थी, इससे घटाकर इन्होंने जो है इसकी आयु जो है 19 कर दी थी, जिससे भारतीय उम्मीदवारों के अवसर जो है कम हो गए। उसके बाद है दिल्ली शाही दरबार। तो 1876 और 1878 के भीषण एक बार सूखा पड़ा और जो है अकाल पड़ा। इसके दौरान जो है लिटन ने दिल्ली के एक भव्य दरबार को आयोजित किया, जिसमें जो है भारी खर्चा किया उन्होंने, लेकिन जो है जनता जो कि वहाँ पर जो कि सूखा पड़ा था, भूखों मर रही थी, उस पर इन्होंने कोई भी जो है ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जिससे जनता में भारी आक्रोश फैला। उसके बाद आर्थिक जो है नीतियाँ, तो ब्रिटिश जो है कपड़ा उद्योग को फायदा पहुँचाने के लिए भारत से आयातित सूती कपड़ों पर ये आयात शुल्क हटा दिया, जिससे भारतीय उद्योग को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, यदि इसके परिणाम की बात करें तो उनकी नीतियों से देश में गहरा असंतोष फैला, राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की जो है नींव रखी। चलेगा, हम अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान कौन थे बच्चों। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो टीपू सुल्तान 1750 से लेकर के 1799 तक ये मैसूर के ये शासक थे, जिन्हें मैसूर का बाग कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भारत के शुरुआती रॉकेट प्रौद्योगिकी के विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। ये जो एक शिक्षित कुशल शासक और एक जो है योद्धा थे, जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति प्रशासनिक सुधार से मैसूर को मजबूत किया। लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में ये जो है वीरगति को प्राप्त हो गया, मतलब इनका जो है निधन हो गया अंग्रेजों से जो है लड़ाई करते करते। और भी यहाँ से इनकी यदि हम शासन इनकी उपलब्धियों की बात करें तो नेतृत्व, इनकी जो है उपलब्धियों में नेतृत्व है, जो कि 1782 में इन्होंने जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर के जो है शासक बने। उसके बाद है अगलो मैसूर युद्ध, उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ तीसरे और चौथे अगलो मैसूर युद्धों के में नेतृत्व किया और बहादुरी से जो है लड़े, जिससे जो उन्हें मैसूर का बाग भी जो है कहा जाने लगा। उसके बाद अगले जो इसकी उपलब्धियां थी रॉकेट प्रौद्योगिकी, उन्होंने जो है भारत में आधुनिक रॉकेटों के विकास में अग्रणी जो है भूमिका भी निभाई, जिसमें लोहे के जो है खोल वाले रॉकेट शामिल थे, जिन्हें उन्होंने अपने युद्ध में इस्तेमाल किया था। उसके बाद है प्रशासनिक सुधार,
तो उन्होंने जो है एक नई सिक्का प्रणाली, कैलेंडर, भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की और मैसूर रेशम उद्योग को बढ़ावा जो है दिया इन्होंने। अन्य यदि हम योगदान की बात करें तो इन्होंने जो है जो कि चन्नपट्टम के खिलौने के विकास में भी जो है काफ़ी योगदान इन्होंने जो है दिया था। इनके यदि हम विरासत यदि इनके हम मृत्यु की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी, तो उन्होंने जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में इनको देखा जाता है। इनके यदि हम मृत्यु की बात करें तो 4 मई 1799 को श्री रंगपट्टनम की रक्षा करते हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए ये वीरगति को जो है प्राप्त हुए थे। तो एकदम संक्षेप में कहें तो टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी शासक, कुशल योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी जो है बनाया। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुई बच्चों, आपको बताना है। तो ये संधि जो है 18 मार्च 1792 को हुई थी, जिसने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया और मैसूर को काफ़ी जो है कमज़ोर कर दिया था। और इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा और जो है हैदराबाद के निजाम के प्रतिनिधियों तथा मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, इनके जो हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके जो है तहत टीपू को अपना आधा राज्य भारी हर्जाना देना पड़ा और वे अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक भी जो है रखना इनको पड़ा था। ठीक है, अगला भी देखिएगा क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती जो कौन थे, आपको बताना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, इनका जो कि जन्म 1824 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1883 को हुई थी। तो ये जो है आधुनिक भारत के एक महान विचारक, समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक यही हैं, क्योंकि आर्य समाज के जो संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही थे। इन्होंने वेदों के आधार पर आधारित सामाजिक धार्मिक सुधारों की वकालत की, वेदों की और लौटों का नारा दिया, मूर्त पूजा पाखंड का विरोध किया और स्वराज शब्दों का प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा, स्त्री शिक्षा मतलब महिलाओं के लिए शिक्षा और राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा इन्होंने जो दिया था। तो इस तरह से इनके बारे में आपको जो है लिखना है। अब यहाँ से सेक्शन आपका बी आ गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें बच्चों जो टोटल आपके 8 आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से केवल आपको 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। 3 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, काफ़ी अच्छी बात है। चलेगा, इनके प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन है कि महाराणा रणजीत सिंह के योगदान को रेखांकित आपको करना है, क्या इनका योगदान रहा हिस्ट्री में, तो इनको भी समझिएगा। तो महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के महाराजा थे जिन्होंने 19वीं सदी में सिख साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की और पूरे पंजाब क्षेत्र को एकजुट किया, मतलब जो है एकजुट किया पूरे पंजाब क्षेत्र को। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के करीब नहीं आने दिया। उन्हें जो है शेर ए पंजाब, मतलब जो है पंजाब का शेर भी जो है कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है अंग्रेजों को अपने करीब नहीं आने दिया था। इस तरह से आपको लिखना है। इनके यदि हम साम्राज्य की बात करें तो उन्होंने जो है लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, कश्मीर और पेशेवर जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य का निर्माण किया, जो वर्तमान पाकिस्तान और भारत के पंजाब क्षेत्र तक फैला हुआ था। उसके बाद यदि हम राजधानी की बात करें तो उनकी राजधानी लाहौर थी और उसके साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी जो है बना था। उसके बाद है शासक, तो उन्होंने धार्मिक सहगुणता और न्याय पर आधारित एक मजबूत एक समृद्ध राज्य स्थापित किया और अपनी कुशल सेना के दम पर जो है शासन किया। तो इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिखना है। फिर है बंगाल विभाजन पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद है क्योंकि एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के कारणों की आपको विवेचना करना है। उसके बाद है कि भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा है, आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद है भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के प्रभावों को आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले बंगाल का हम पार्टीशन देखेंगे जो कि 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, इसमें जो है ब्रिटिश वायसराय जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रशासनिक सुविधा के बहाने बंगाल प्रांत को पूर्वी बंगाल, मतलब जो है मुस्लिम बहुल एरिया था और जो पश्चिमी बहुल जो एरिया था जिसमें हिंदू सबसे ज़्यादा रहते थे, इसमें बांटने का निर्णय था,
जिसे जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। लेकिन यह जो है फूट डालो राज करो की नीति मानी गई। इसके खिलाफ जो है भंग आंदोलन भी शुरू हुआ, जिसने जो है स्वदेशी आंदोलन, उग्र आंदोलन को जन्म दिया और अंततः 1911 में विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था। तो ये था बंगाल का विभाजन। ठीक है, अब इसके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसकी घोषणा किसने किया था, इसका कार्यान्वयन किसने करवाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की। यह जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इसके हम उद्देश्य की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के प्रशासन को आसान बनाने का दावा किया गया, लेकिन असल में यह बंगाली राष्ट्रवादियों की ताकत को कमजोर करने, हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की रणनीति थी एक। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से जो कि दिया कि अगलो फ्रांसीसी युद्ध, इसके बारे में आपको बताना है ये क्या है। तो ये जो बच्चों युद्ध है जो कि शुरू हुआ था, ये काफ़ी लंबा तक चला है, क्योंकि इसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भारतीय सहित वैश्विक स्तर पर हुए संघर्षों की एक श्रृंखला थी, जो मुख्य रूप से कर्नाटक के 3 युद्धों के रूप में लड़े गए थे। इन युद्धों ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया, फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया और अंततः 1763 में पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त हुए, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रास्ता बनाया, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों में असंतोष के बीज भी जो है बो दिए थे। मतलब जो है ये दोनों देशों ने कह सकते हो अपना व्यापार करने के लिए भारत पर ये आपस में लड़े थे। अब ऐसे कह सकते हो। यदि इसके हम मुख्य कारणों की बात करें बच्चों, तो आर्थिक जो है प्रतिस्पर्धा, क्योंकि दोनों जो यूरोपीय शक्तियाँ थी दोनों देशों की, बाहरी जो देश थे दोनों, ये जो भारत में अपना व्यवसायिक लाभ वर्चस्व जो है चाहती थी, जिससे व्यापारिक जो प्रतिबद्धता है ये बढ़ सके। मतलब व्यापार करने के लिए ये चाहते थे कि हम भारत पर शासन कर ले, इसीलिए जो है इनके बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद है औपनिवेशिक जो है महत्वाकांक्षा, तो भारत की राजनीति में उनका हस्तक्षेप, क्षेत्रीय नियंत्रण की इच्छा मुख्य जो है इसमें कारण थी। उसके बाद यूरोपीय जो संघर्षों का विस्तार, ऑस्ट्रेलियाई जो है उत्तराधिकारी के युद्ध और 7 वर्षीय युद्ध जैसे यूरोपीय संघर्षों ने भारत में इन जो है प्रतिद्वंदियों को जो है भड़का दिया था। यदि इसके हम प्रमुख संघर्षों की बात करें जो कि कर्नाटक से संबंधित है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1740 से लेकर 1748 तक चला, इसमें जो है ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध का ही विस्तार, जिसमें सेंट थॉमस का युद्ध जो है लड़ा गया और संधि के बाद मद्रास अंग्रेजों को जो है वापस कर दिया गया था। अभी वापस उसको जो है अंग्रेजों को मिला लिया था। उसके बाद है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसमें जो है भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को गहरा करने का प्रयास, लेकिन अंततः जो है पंडिचेरी की संधि हुई। उसके बाद है तृतीय कर्नाटक युद्ध, या जो है जो कि 7 वर्षीय मतलब 7 साल ये युद्ध का हिस्सा था, जिसमें जो है वाडीवास की निर्णायक जो है लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसी रणनीति या फिर राजनीतिक शक्ति जो थी वो खत्म हो गई थी। इसके रिजल्ट क्या हुए, इसके परिणाम क्या हुए हैं, तो इसके जो है परिणाम क्या हुए हैं, तो ब्रिटिश जो है वर्चस्व, मतलब जो है इन युद्धों के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व जो है स्थापित हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, उसके बाद पेरिस की संधि, तो इस संधि ने वैश्विक स्तर पर संघर्ष को समाप्त किया, जिसमें ब्रिटेन को उत्तरी अमेरिका और भारत के बड़े क्षेत्रीय लाभ मिले, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ असंतोष बढ़ा, जो बाद में अमेरिकी क्रांति का कारण भी बना। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुनर्जागरण में राजा राम मोहन का क्या योगदान रहा है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो राजा राम मोहन को भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक सुधारों की नींव रखी। सती प्रथा को इन्होंने जो है खत्म किया, उसका उन्मूलन किया। 1829 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। महिला शिक्षा, ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने अंधविश्वासों को चुनौती दी, एक ईश्वर का जो है प्रचार किया और आधुनिक शिक्षा व तर्कवाद को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में बुद्धिवाद, सामाजिक जागृति जो है आई थी। तो इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिखना है। इनके हम प्रमुख योगदानों की बात करें विस्तार से, तो सामाजिक योगदान में इन्होंने
सामाजिक कुछ सुधार किए, जैसे कि सती प्रथा उन्मूलन। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके फलस्वरूप 1829 में इसे गैर कानूनी जो है घोषित किया गया था। उसके बाद है महिला सशक्तिकरण। तो उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, मतलब जो है बाल विवाह जो छोटी उम्र में शादी कर देते थे, बहु विवाह मतलब जो है एक से अधिक शादियाँ, इसका जो है इन्होंने विरोध किया। और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, मतलब जो है जो विधवाएं थी पहले जो है दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी, तो इन्होंने जो है इसका समर्थन किया कि जो विधवाएं हैं पुनः विवाह अपना कर सकती हैं, और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा इन्होंने दिया। उसके बाद है जाति भेद, छुआछूत का विरोध भी इन्होंने किया है। तो उन्होंने समाज में, अभी समाज से जो जातिवाद था, जो भेदभाव था और छुआछूत को खत्म करने पर भी जो है काफ़ी जोर दिया इन्होंने। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है भारत में कृषि के व्यवसायीकरण से जो है उत्पादन बढ़ा, किसानों की जो है आय में वृद्धि भी हुई, रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए, लेकिन इससे बाजार पर निर्भरता बढ़ी, खाद्य सुरक्षा को खतरा हुआ, छोटे किसानों मजदूरों की स्थिति जो है खराब हुई, पर्यावरणीय समस्याएं भी सामने आई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक जो आर्थिक असमानता थी ये बढ़ी। ठीक है, इसके हम सकारात्मक यदि हम नकारात्मक बिंदुओं को एक एक जो कि बिंदुओं के माध्यम से समझे, तो उत्पादन और जो आय में वृद्धि। तो किसान जो है नकदी फसलों जैसे कि गन्ना, कपास, सब्जियां, तो इसकी खेती करने लगे, जिससे कुल उत्पादन और आय बढ़ी, और खासकर जो है बड़े किसानों के लिए। उसके बाद है आधुनिक जो है तकनीकों का उपयोग, जैसे कि ट्रैक्टर आ गए, सिंचाई, उन्नत प्रकार के बीज आए, जिससे कह सकते हैं उर्वरकों का प्रयोग हुआ, जिससे क्या है आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, उसके बाद है रोजगार के नए अवसर। तो कृषि आधारित उद्योग जैसे कि खाद, बीज, ये सारे जो है बनने लगे, तो इससे लोगों को रोजगार भी मिले, बाजार से जुड़ाव, फिर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बड़े बाजारों, उपभोक्ताओं से जोड़ा गया अपनी फसलों को बेचने के लिए। ये थे सकारात्मक प्रभाव। यदि हम इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें, तो खाद्य सुरक्षा को खतरा। तो जो खाद्यान्न थी, जो फसलें थी, इसके बजाय नकदी फसलों पर जोर देने से खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई, और अकाल का खतरा भी जो है बढ़ा। उसके बाद है किसानों की बढ़ती निर्भरता। तो किसान जो है बाजार की कीमतों और साहूकारों पर अधिक जो है निर्भर हो गए, जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति, जो स्वायत्तता थी, ये भी कम हुई। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक असमानता। तो बड़े किसानों को अधिक जो है लाभ हुआ, जबकि छोटे किसान जो भूमिहीन जो मजदूर थे ये पीछे ही रह गए, जिससे जो है ग्रामीण वर्ग भेद जो है बढ़ा। उसके बाद है पर्यावरणीय प्रभाव। तो रासायनिक उर्वरकों जैसे कि कीटनाशक के अधिक उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति थी ये कमजोर हुई, जल साधनों पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव जो है पड़ा। उसके बाद है ग्रामीण जीवन शैली में बदलाव। तो पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ और सामाजिक संरचना बदली, जिससे जो ग्रामीण जीवन है ये प्रभावित हुआ। उसके बाद है शोषण। तो ब्रिटिश काल में व्यवसायीकरण मुख्य रूप से औपनिवेशिक शोषण का साधन था, जहां किसानों को कम कीमतों पर कच्चा माल बेचना पड़ा था। ठीक है, एकदम संक्षेप में कहें तो कृषि के जो व्यवसायीकरण ने भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल दिया, जिससे आर्थिक विकास के अवसर तो मिले, लेकिन यह जो है असमानता, असुरक्षा, पर्यावरण गिरावट की कीमत पर भी जो है आया। मतलब इसमें जो है पर्यावरण की में गिरावट भी आई, जो असमानता थी, जो असुरक्षा, पर्यावरण जो है गिरावट की कीमत पर भी जो है आया। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से रेलवे के विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव है आपको बताना है। फिर है अवध के अधिग्रहण पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। फिर प्लासी के युद्ध पर आपको संक्षिप्त आपको प्रकाश आपको डालना है। तो सबसे पहले रेलवे के विकास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित किया, जिसमें बाजारों का एकीकरण, औद्योगिक जो है और कृषि विकास को बढ़ावा, बड़े जो है पैमाने पर रोजगार सृजन, शहरी ग्रामीण जो है अंतर को कम करना इसमें शामिल है। हालांकि औपनिवेशिक काल में इसने मुख्य रूप से ब्रिटिश आर्थिक हितों को पूरा किया, और जो भारतीय संसाधन थे उसका दोहन किया। इसने जो है कच्चे माल की जो आवाजाही थी, ठीक है, और तैयार माल के वितरण को सुगम बनाया, क्योंकि जो कि रेलवे के कारण जो सामान था, जो कोई भी चीज़ जो है एक आदमी यहाँ से जाकर दूसरे स्थान पर जो कि जा भी सकता था आसानी से, और अपना जो माल था कच्चा माल उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आसानी से हो जाता था रेलवे के माध्यम से, उसको सुगम बनाया।
जिससे जो है व्यापार बढ़ा, देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी मिला, जिसे आज भी भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। ठीक है, अब भारतीय रेलवे के विकास के हम मुख्य पहलुओं की बात करें तो इसकी शुरुआत और प्रारंभिक विकास जो कि ब्रिटिश काल में हुई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी, ये जो है भारतीय रेलवे के जनक हैं, जो कि 1853 में मुंबई और जो है ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन के साथ भारत में रेलवे की नींव जो है इन्होंने रखी थी। क्योंकि भारत में रेलवे की जो बच्चों शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ये रेलवे के जनक जिनको जो है कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में रेलवे का विकास ब्रिटिश औद्योगिक और जो प्रशासनिक जरूरतें जैसे कि कच्चा माल के परिवहन और सैनिकों की जो आवाजाही, क्योंकि रेल इसीलिए चलवाई गई थी रेलवे, ताकि जो सैनिक हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके और जो कच्चा माल है वो भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए और देखिएगा, हाँ, अवध का जो है अधिग्रहण जो कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन, कुशासन मतलब होता है जो अच्छा शासन नहीं होता है, इसके जो है बहाने किया गया था। जब नवाब वालिद अली शाह को हटाकर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा असंतोष फैला, और यह जो है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। और इस जो है अधिग्रहण ने ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार किया, स्थानीय प्रशासन व अधिकारों को प्रभावित किया, जिससे व्यापक नाराजगी जो हुई। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब अवध का विलय का संक्षिप्त आपको वर्णन आपको करना है। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको जो कराया है अवध का अधिग्रहण है, तो वही चीज़ है, इसको भी समझ लीजिए। तो अवध का विलय बच्चों 1856 में लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति के तहत जो कुशासन के आरोप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, जिससे नवाब वालिद अली साहब को हटा दिया गया। यह जो विलय 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना, और इसने जो भारतीयों में व्यापक असंतोष फैलाया, क्योंकि अवध ब्रिटिश निष्ठावान सहयोगी था और अवध की जनता इस अन्यायपूर्ण कब्जे से बहुत उनको जो नाराजगी हुई थी। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब अवध विलय के जो मुख्य कारण थे, इसके कारण क्या थे बच्चों? जैसे कि अंग्रेजों ने अवध के जो नवाब वालिद अली थे साथ है, इस पर जो है कुप्रशासन का आरोप लगाया, मतलब ये शासन अच्छा नहीं चलाते थे, जिसे जो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत जो है विलय का बहाना बनाया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? विलय के बाद अवध को उत्तर पश्चिमी प्रांतों में मिला दिया गया और बाद में इसका नाम बदलकर आगरा अवध का जो है संयुक्त प्रांत कर दिया गया। यदि हम संक्षेप में कहें तो अवध का विलय एक राजनीतिक चाल थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन इसने जो है 1857 में महान विद्रोह के लिए जमीन तैयार की, जिससे जो है ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना जो है बन गई। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों प्लासी का युद्ध क्या है, इसका वर्णन कीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लासी का युद्ध बच्चों 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला थे इनके बीच में जो है ये लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ठीक है, जिसमें जो है मीर जाफर जैसे नवाब के सेनापतियों के धोखे षड्यंत्र के कारण कंपनी जो है, जो कंपनी थी ये विजय हुई। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी विजय हुई, क्योंकि बंगाल के जो सिराजुद्दौला थे, ठीक है, इनके जो कह सकते हो इनके जो सेनापति थे बच्चों, ठीक है, मीर जाफर, ये क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ इन्होंने मिला लिया था, जिसके कारण जो है बंगाल के जो सिराजुद्दौला थे इनको हार मिली थी, और जिससे जो है भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी और बंगाल पर जो उसका नियंत्रण स्थापित हुआ और आगे चलकर पूरे भारत पर कब्जे की शुरुआत जो है बनी। अब युद्ध के हम मुख्य बिंदुओं को समझे करके, तो कब ये कहाँ हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली थी, और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला जो कि फ्रांसीसी सहयोगी के ये साथ थे। इसके कारण क्या थे? तो नवाब जो है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापारिक जो विशेष अधिकारों को लेकर विवाद था। कंपनी के द्वारा कलकत्ता
के किलेबंदी, नवाब के प्रति जो है दुर्व्यवहार, इसके कारण थे युद्ध होने के। अब इसका जो है रिजल्ट क्या हुआ, तो क्लाइव की जीत हुई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, और बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला थे इनको हार मिली। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जो कि कठपुतली जो है शासक थे। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग जो है यहीं से प्रशस्त हुआ, और व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में बदलाव जो है हुआ। अब इसके महत्व क्या है, तो यह युद्ध केवल एक छोटी हड़प नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक चले ब्रिटिश शासन की शुरुआत की, और भारतीय उपमहाद्वीपों के बड़े हिस्से पर अंग्रेजी नियंत्रण था, इसको स्थापित करने का मार्ग भी जो है खोला। अब यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका आ गया बच्चों। मैं आपको बता दूं, इसकी एक क्लास मैंने ऑलरेडी करा रखी है, आपने नहीं देखा तो जाकर उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया है। इसमें टोटल बच्चों 4 आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि केवल 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ से चारों क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। पहला इसका क्वेश्चन देखो, स्थायी बंदोबस्त क्या है। मैंने आपको रैयत वाली व्यवस्था, महल वाली व्यवस्था सब कराए हैं, यहाँ से स्थायी बंदोबस्त भी देख लीजिए। उसके बाद है भारत में रेलवे के विकास पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। फिर है लॉर्ड रिपन के जो सुधार कार्य इन्होंने किए हैं आपको बताना है। फिर है बक्सर का जो युद्ध हुआ है इसके क्या कारण थे भैया, और भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हम यहाँ से कराएंगे। तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त क्या है बच्चों, इसको समझ लीजिए। तो ये जो है ब्रिटिश भारत की एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो लागू किया था, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का, मतलब जो जमींदार थे उनको जो है भूमि का स्थायी मालिक बनाकर उनके एक निश्चित लगान वसूलने का अधिकार जो है दिया गया था, जिससे जो है ब्रिटिश सरकार को नियमित जो है आय सुनिश्चित हुई। जमींदार, किसान, सरकार के बीच जो है राजस्व वसूली की व्यवस्था भी जो है तय हुई, ठीक है। इसके हम मुख्य विशेषताओं की बात करें बच्चों, तो किसने इसको लागू किया था, तो क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। इसमें कहाँ का क्षेत्र थे, इसमें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक, इसमें लगभग 19% क्षेत्र इसमें थे। जमींदारों का जो है दर्जा, मतलब जो है जमींदारों को भूमि का स्थायी वंशानुगत जो है मालिक इसमें जो है बना दिया गया था। उसके बाद है लगान की दर, तो लगान की राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी, जिसमें कोई बदलाव जो है नहीं किया जा सकता था, चाहे फसल खराब हो या फिर अच्छी हो, आपको उतनी लगान आपको देनी ही पड़ेगी। तो राजस्व को बंटवारा इसमें जब किया गया, तो जो है जमींदार कुल वसूलने वाले लगान का, मतलब जो जमींदार होंगे जिस गांव में, तो जमींदार सभी किसानों से कर वसूल लेगा, और कर वसूलने के बाद जो है 10/11 भाग सरकार को देते हैं। मतलब यदि 11 रुपये हैं तो उसमें से 10 रुपये सरकार को देना पड़ता था, 1 रुपया जो है जमींदार अपने पास रखता था, ठीक है। किसानों से संबंध, तो किसान जो है सीधे जमींदार को लगान देते थे, उन्हें जो है भूमि से बेदखल करने का अधिकार जो है जमींदार को मिल गया था। मतलब जो किसान जमींदार को नहीं टैक्स देगा, तो जमींदार जो होगा उसको खेत से या फिर भूमि से बेदखल जो है कर सकता था, उसको अधिकार था जमींदार को, ठीक है। और जमींदार जो है कर, जो टैक्स होता था, इसको एकत्र करके सरकार को देता था। अब यहाँ से इसके प्रभाव हुए, क्या इसके परिणाम हुए हैं, तो ब्रिटिश सरकार, तो आय का एक निश्चित और स्थिर स्रोत प्राप्त हुआ ब्रिटिश सरकार को। जमींदार भूमि के मालिक जो कि जमींदार बन गए, लेकिन लगान ना चुका पाने पर जमीन जो है नीलाम हो जा सकती थी। उसके बाद है किसान, तो किसानों का शोषण बढ़ा बच्चों, वे जो है जमींदारों के नियंत्रण में आ गए, जिससे कृषि में ठहराव आया। व्यापक किसान जो संकट जो है इनके बीच में पैदा हुआ। अब यहाँ से भारत में रेलवे के विकास का श्रेय, भारत में रेलवे का जो विस्तार बच्चों किया था सबसे पहले, वो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। इनको जो है रेलवे का जनक कहा जाता है, भारतीय, जिन्हें जो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 में, 1853 में पहली यात्री ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिससे भारत में रेलवे नेटवर्क की जो है नींव पड़ी। हालांकि जॉर्ज क्लार्क ने 1843 में पहली बार रेलवे का जो है विचार किया था, और जेम्स जो है जॉन
जो कि बर्ली ने पहली ट्रैक जो है बिछाया था, लेकिन डलहौजी ने इसे बड़े पैमाने पर लागू की और इसकी जो है योजना बनाई, उसको जो है शुरू भी किया। इसीलिए जो है इनको लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक जो है कहा जाता है। इसके हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो शुरुआत और का जो है विचार, तो 1843 में बॉम्बे के मुख्य जो कि अभियंता जॉर्ज जो क्लार्क थे, इन्होंने जो रेलवे का विचार जो है प्रस्तुत किया। पहला ट्रैक जो कि 1851 में रुड़की में जो कि माल ढुलाई के लिए पहला रेलवे ट्रैक जो है बना, जिसे जेम्स जॉन बर्कली ने जो है बिछाया। और पहली जो यात्री ट्रेन जो चली थी 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से लेकर के जो है थाने के बीच जो है पहली यात्रा ट्रेन जो है चली थी। तो इनको जो है लॉर्ड डलहौजी को ही जो है इसका जनक कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो यदि हम संक्षेप में कहें तो ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे के व्यवस्थित विकास की शुरुआत की, जिससे पूरे देश में रेलवे नेटवर्क जो है बिछाया गया। अब यहाँ से इसमें जो अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन, इनके महत्वपूर्ण जो सुधार कार्य हुए हैं, जिसमें उन्होंने जो है स्थायी स्वशासन का जो है जनक बनाने का श्रेय, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का जो है निरसन, कारखाना अधिनियम जिसमें बाल श्रम महिलाओं श्रमिकों के लिए, उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति, एल्बर्ट बिल, इन्होंने जो है कार्य इस तरह से किए हैं। तो यहाँ से इनके हम कार्यों को, इनके जो प्रमुख सुधार थे, इनको हम समझेंगे एक एक करके। तो जो है स्थानीय स्वशासन, तो उन्हें जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को 1882 के प्रस्ताव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड और शहरों में नगर पालिकाएं स्थापित की, जिससे स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और जो कार्य मिले। उसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का निरसन, तो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम को जो है बच्चों रद्द कर दिया था। ठीक है, उसके बाद है कारखाना अधिनियम, तो कारखाने में जो बाल श्रम था, मतलब 7 साल के कम जो उम्र के जो बच्चे काम करते थे कारखानों में, और जो महिला जो है कह सकते हो महिला श्रमिकों के काम को घंटों को जो है विनियमित किया इन्होंने, और स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को अनिवार्य किया और निरीक्षकों की जो है नियुक्ति की। उसके बाद है हंटर शिक्षा आयोग, तो उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की सिफारिश करने के लिए इस आयोग का गठन किया, और जिसने जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जो है ध्यान दिया। उसके बाद है एल्बर्ट बिल, जो कि 1883 में आया। तो इस बिल का उद्देश्य जो है भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देना था, जिससे जो है न्यायिक समानता जो है आई। उसके बाद है, हालांकि यूरोपीय जो है आबादी के विरोध के कारण इसे संशोधित करना पड़ा, जिससे रिपन को जो है इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद है जनगणना भी इन्होंने कराई थी। 1881 में भारत में पहली नियमित जो जनगणना जो है शुरू की थी लॉर्ड रिपन ने, जिसमें जाति, धर्म, भाषा से जानकारी एकत्र जो है की गई थी। तो निष्कर्ष में हम कहें तो लॉर्ड रिपन एक उदार वायसराय थे, जिन्होंने भारतीयों के कल्याण भागीदारी के लिए कई महत्वपूर्ण कदम जो उठाए, जिससे उन्हें जो भारत का एक अच्छा वायसराय और भारत का उद्धारक कहा जाता है। उनके सुधारों ने भारत के राजनीतिक सामाजिक विकास की जो है नींव रखी थी। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बक्सर का युद्ध, इसको हम समझेंगे। तो बक्सर का युद्ध क्या था, इसके क्या कारण थे, इसके क्या प्रभाव थे, भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हम समझेंगे। तो मुख्य जो कारण था बच्चों, मीर कासिम अंग्रेजों के बीच जो तनाव था इस युद्ध का लेकर। मीर कासिम का अवध के नवाब जो कि सुजाउद्दौला, ठीक है, और मुगल सम्राट जो कि शाह आलम द्वितीय के गठबंधन कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब व्यावसायिक अधिकारों का उल्लंघन थे। इसके जिसकी प्रभाव स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की प्रमुख शक्ति बन गई और मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, जिससे जो है कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मतलब राज्य से अधिकार मिली और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, जिससे आगे चल करके पूरे देश पर नियंत्रण का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बक्सर के युद्ध के कौन कौन से कारण थे बच्चों, भी समझ लीजिए एक एक बिंदु के माध्यम से। तो मीर कासिम और जो कंपनी के बीच में संघर्ष, तो बंगाल के जो नवाब मीर कासिम थे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुचित व्यावसायिक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया, जिससे जो टकराव बढ़ा। दूसरा इसका कारण था बच्चों व्यापारिक जो विवाद। तो मीर कासिम ने सभी के लिए समान व्यापारिक शर्तें लागू की
करने की कोशिश की, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी बिना शुल्क के व्यापार करना चाहती थी, जिससे दोनों के बीच क्या है, संबंध जो है खराब हुए। उसके बाद है सामूहिक जो गठबंधन। तो अंग्रेजों की जो है बढ़ती शक्ति का मुकाबला करने के लिए मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला जो थे, और मुगल जो सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनसे जो है मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई युद्ध करने के लिए। फिर है प्लासी के जो है निर्णयों की पुष्टि। तो यह जो है युद्ध, प्लासी के युद्ध जो कि हुआ था 1757 में, इसके निर्णयों की पुष्टि करने वाला था, जहां कंपनी ने बंगाल के नवाब की शक्ति को पहले ही चुनौती दे दी थी। अब इसके भैया क्या प्रभाव रहे ये भी समझ लीजिए। तो ब्रिटिश जो है प्रभुत्व की स्थापना, तो इसने जो है भारत में ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रमुख सैन्य राजनीतिक जो है शक्ति के रूप में स्थापित किया। फिर दूसरा इसका प्रभाव था कि मुगल जो है साम्राज्य का पतन। तो मुगल साम्राज्य जो कि शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए, जिससे जो है मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति जो है समाप्त हुई, और वह एक जो है प्रमुख शक्ति के रूप में जो है खत्म हो गई। उसके बाद है इलाहाबाद की संधि। तो इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दीवानी मतलब जो है राजस्व अधिकार जो है मिले, जिससे आर्थिक राजनीतिक नियंत्रण भी जो है स्थापित हुआ। उसके बाद है भारतीय शासकों का कमजोर होना। तो इस युद्ध ने अन्य जो भारतीय शासक थे उनकी शक्ति को कमजोर किया, और ब्रिटिश जो विस्तार था उसका जो है मार्ग भी जो है प्रशस्त हुआ। और इसमें है इसका प्रभाव है कि ब्रिटिश जो है शासन की जो है शुरुआत। तो जो है बक्सर के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की औपचारिक शुरुआत की, जो पूरे देश का ब्रिटिश नियंत्रण का आधार बनी। तो इस तरह से बच्चों इसके मैंने कारण, इसके प्रभाव मैंने आपको गिनाए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। एक इसकी क्लास मैंने ऑलरेडी करा रखी है, उसको भी आपको देख के जाना है। इन्हीं 2 क्लासों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।